मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में कल वोटिंग हो गई और उसमें असम जैसा राज्य है जो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है, केरलम है और पुडुचेरी है जो छोटा राज्य है। लेकिन इन 3 राज्यों ने एक संकेत दिया है। अब उस संकेत को कैसे पढ़ना चाहिए ये बड़ा सवाल है। वैसे तो मत प्रतिशत के लिहाज से कोई भी संकेत अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक संकेत जरूर रहा है। मत प्रतिशत अधिक होने का मतलब सरकार का बदलना नहीं है। यहां तक कि कई बार मत प्रतिशत अधिक होने का मतलब उसी के साथ जाना है जो सत्ता में है। तो क्या असम, केरलम और पुडुचेरी तीनों राज्यों में सत्ता जस की तस रहने वाली है? क्या जो कांग्रेस एक उम्मीद कर रही थी कि केरलम में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, वो नहीं होने जा रहा है? वहां पर क्या कम्युनिस्ट पार्टी तीसरी बार सरकार में आ जाएगी? पिनराई विजयन वयोवृद्ध नेता हैं, चलने तक में उनको दिक्कत होती है, कभी उनको गाड़ी से उतरकर चलते हुए देखिए। उसके बावजूद क्या जनता उन्हीं पर भरोसा करेगी? जो एन रंगास्वामी हैं, पुडुचेरी के नेता, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस उन्होंने बनाई है, क्या उनके ऊपर दोबारा जनता भरोसा कर रही है? एनडीए वहां भले है लेकिन वहां मूल रूप से एनआर ही है और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, डीएमके कांग्रेस साथ होते हैं। अब ये सारे सवाल क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये जो बम्पर वोटिंग हुई है, ये बम्पर वोटिंग पूरी तरह से सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में जा रही है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं जो बहुत क्रिएट हुआ हो, एकदम से अलग हो गया हो। हालांकि अभी भी मुझे लगता है कि केरलम में कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है, लेकिन वहां पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को थोड़ा ठीक किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को आगे बढ़ाने में सफलता हासिल की है, तो ऐसे में लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो आगे बढ़ी उसने कांग्रेस का इतना वोट काट लिया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सही राह पर जा रही है, यानी चुनाव जीतने की राह पर। क्या तीनों ही राज्यों में विपक्ष कोई भी मुद्दा बनाने में नाकामयाब रहा? सबसे बड़ा प्रश्न है ये, क्योंकि असम में आप देखिए तो मुद्दा क्या बना। हेमंत विश्व शर्मा लगातार गौरव गोगोई की पत्नी के पाकिस्तानी कनेक्शन की बात करते रहे, आरोप लगाते रहे, गंभीर आरोप लगाते रहे, और उसका जवाब गौरव गोगोई देकर ये कहते रहे कि भाई जांच एजेंसी आपकी है, क्यों नहीं आप करा देते, और ये बात तो दुरुस्त लगती है। फिर ये भी आता है कि उनकी पत्नी इस्लामाबाद में किसी एनजीओ के साथ काम करती रही, लेकिन जो अंतिम समय में पवन खेड़ा ने कोशिश की, या कहेंगे पूरी कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाई होगी कि उन्होंने कहा कि हेमंता विश्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भूयान शर्मा, उनकी 3 पासपोर्ट हैं, बाद में वो भी फर्जी सा निकला। फिर ये कहा गया कि संपत्ति दुबई में 2 है, वो भी सही नहीं निकला। यहां तक कि जो गौरव गोगोई ने जिस फ्लैट का डाला वो फ्लैट पता चला कि वो तो किसी और का है, कोई मुस्लिम ओनरशिप है उसकी। तो ये सब कुछ सामने आया। फिर ये भी आ गया कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल से, फेसबुक पेज से जिस तरह के फेक पासपोर्ट का नैरेटिव था वही पवन खेड़ा जी ने उठा लिया क्या? फिर अभद्र भाषा का उपयोग भी हुआ। राहुल गांधी ने भी कहा कि ये 2 मिनट में कांपने लगेगा, डर से इसको माफी नहीं मिलेगी, इसका ये होगा वो होगा, जिसे राहुल गांधी कोई इस देश के राजा हों कि माफी नहीं मिलेगी, और लोकतंत्र में तो जनता ही तय करेगी। तो ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस अपने नेताओं के छोड़ छोड़कर भाग जाने से बहुत परेशान थी, उस कांग्रेस को आखिरी समय में सूझा ही नहीं कि हम क्या मुद्दे करें। और असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल, हालांकि बदरुद्दीन अजमल खुद अपनी सीट से 10 लाख से अधिक मतों से कांग्रेस से हारे हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मुसलमान कोई उनके साथ जा रहा है। लेकिन क्या बदरुद्दीन अजमल को मुसलमान पूरी तरह से खत्म होते हुए देखेगा, वो पसंद करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर बदरुद्दीन अजमल और ओवैसी मिलकर कुछ वोट काटेंगे तो किसका वोट काटेंगे? तो क्या इस बार जो एनडीए है वो 90 पार जा पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या केरल में मत प्रतिशत जो पिछली बार लगभग बराबर था कांग्रेस और कम्युनिस्टों का, तो कम्युनिस्ट भले कम होंगे लेकिन क्या कांग्रेस बहुत कम हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ ले पाएगी? तो ऐसे कई सवाल दिखते हैं। अब वोटिंग कितनी हुई
एक तरह से कहें तो अब तक का रिकॉर्ड है। असम में इतना मतदान कभी नहीं हुआ था। 85.91%, यानी लगभग 86% हो गया। 78.27, 1987 के बाद दूसरी सबसे अधिक वोटिंग है। पुडुचेरी 90% हो गया भाई, छोटा सा राज्य है, वहां 90% हो गया, केंद्र शासित प्रदेश है, तो हर जगह लगभग जबरदस्त हुई है। 1950 में असम जब से बना है तब से इतनी वोटिंग कभी नहीं हुई। 2016 में 84.7% मतदान हुआ था, और 84.7% मतदान पर सरकार किसकी बनी थी ये बताने की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन 2021 में करीब करीब 2%, 3% कम मतदान हुआ, तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। जब से राज्य बना है 52 में 51.30% वोटिंग हुई तो कांग्रेस बनी, 57 में 52, 62 में 56-57, 67 में 67, 72 में 60, यहां तक तो कांग्रेस ही बनती रही, तो कोई और बनता ही नहीं था। इसीलिए कांग्रेस को भ्रम हो जाता है कि देश मतलब कांग्रेस, सत्ता मतलब कांग्रेस। 78 में 61% वोटिंग हुई जनता पार्टी, तो कोई ऐसा फर्क है नहीं। लेकिन 83 में बहुत कम मतदान हुआ, 32.70, और सरकार बन गई कांग्रेस की। उसके बाद 78.40 हुआ तो सरकार बनी असम गण परिषद की 85 में। 91 में फिर मत प्रतिशत घट गया 10%, तो कांग्रेस की सरकार बन गई। फिर 2% करीब बढ़ा, 2.5%, 96 में असम गण परिषद बन गई। और फिर 2% जो है 7% बढ़ा तो कांग्रेस की बनी 2001 में, 2006 में भी कांग्रेस बनी और 2011 में भी। लेकिन यहां 77, 75, 76 लगातार बनता रहा, और 16 और 21 का मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब यह हुआ मत प्रतिशत बढ़ना लगभग सत्ता के साथ जाने की स्थिति होती है। कभी कभार का एबरेशन छोड़ दीजिए, 126 सीटें हैं, कुल 41 पार्टियां लड़ रही हैं, 722 कैंडिडेट हैं जिनके भाग्य का निर्णय होना है। एक जो इसमें और हुआ है जिसकी वजह से लग रहा है कि भाजपा क्या 90 पार कर जाएगी, 35 सीटें थी जो मुस्लिम बहुल थी। अब डिलिमिटेशन हुआ 2023 में परिसीमन, अब 20 सीटें हो गई हैं जो मुस्लिम बहुल है। अगर इस लिहाज से देखें तो 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए और उपयोगी हो जाएंगी, 15 सीटें। अब जरा सोचिए क्या हाल है कि 26 से ज्यादा जिलों में 80% मतदान हुआ है, 35 में से 95.56% भी हुआ है साउथ सलमारा मनकचर जिले में, और सबसे कम 75.25 ये वेस्ट कार्बी आंगलोंग में हुआ है। हेमंत विश्व शर्मा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भैया ये सब असमिया समाज आया है, दे के गया है, और इस बार दोनों समाज के बीच में प्रतिस्पर्धा रही। जो मुस्लिम समाज का वोट था वो पहले बांग्लादेशी मूल के 95 से 96% हुआ करता था, और असमिया समाज हो 75 से 76% वोट करता था। इस बार दोनों के बीच प्रतियोगिता रही। अब अगर ये सही होगा तब तो फिर क्लीन स्वीप होगी भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए मतलब 90+, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर ऐसा होता है। और जो अभी तक इधर दिख रहे हैं वो भी लग रहा है। केरल की अगर बात करें तो केरल में भी बताया 49 साल में दूसरी सबसे अधिक वोटिंग है। तो अगर यहां कहें तो केरल एक ऐसा राज्य था जहां 57 से ही कम्युनिस्ट जम गए। सीपीआई, ईएमएस नंबूदरी पाद बने थे 57 में, 60 में कांग्रेस और सहयोगी, तो 65 से करीब 4% वोटिंग बढ़ी थी। फिर 57 से 60 में, और 65 में 72.40, फिर वही कोई पक्की वाली सरकार नहीं। 67 में 75.30 फिर सीपीआईएम के नेतृत्व में बन गया। 70 में 73.50 वाम मोर्चा, और उसके बाद वो वाला शुरू हुआ जो आज तक चलता रहा, पिछली बार टूटा। 70 में वाम मोर्चा, 77 में कांग्रेस, 80 में वाम मोर्चा, 82 में कांग्रेस, 87 में वाम मोर्चा, 91 में कांग्रेस, 96 में वाम मोर्चा, 2001 में कांग्रेस, 2006 में वाम मोर्चा, 2011 में कांग्रेस। उसके बाद 2016 में जब वाम मोर्चा आया तो फिर से लेफ्ट फ्रंट ने 2021 में भी सरकार बना ली। मत प्रतिशत थोड़ा घटा था, 77.40 से 74 हुआ था, अब 78.27 हो गया है। देखिए क्या होता है। यहां कांग्रेस के आने की उम्मीद जताई जा रही थी,
अब एक चीज और देखिए, तो 2 बार से भाजपा की सरकार है, इस बार हेमंत शर्मा है, पहले सर्बानंद सोनोवाल थे, लेकिन सरकार भाजपा की। यहां कम्युनिस्ट सरकार है, तो अगर तीसरी बार ये हो जाएंगे तो ये भी है कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट लोग रहते हैं, अगर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो। अब जाहिर है यहां जिस तरह से कहा जाता है तो वो मतलब वो भी एक चीज है ना। अच्छा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, लाख चुनाव आयोग को आप गाली दीजिए, लाख ज्ञानेश कुमार को आप बुरा भला कहिए, लेकिन सच ये है कि SIR ने अच्छे वोटर कर दिए। अच्छे मतलब प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण हो गया, तो जाहिर है कि उसका लाभ हो गया। भाजपा ये भी कह रही है कि भाई महिलाओं ने खूब जम के डाला है, तो SIR में जो मर गए थे, जो डुप्लीकेट थे, जो 2-2 जगह थे, वो सब हटे, इस वजह से है। अब चूंकि CPIM पिनराई विजयन देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि उनको मैंने देखा, जैसे मैंने शरद पवार के लिए कहा था ना, तो शरद पवार जैसे तो नहीं, लेकिन उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं, फिर भी वो मुख्यमंत्री, पता नहीं क्यों है। अब ये समझिए जरा। और क्या इन्हीं सब वजहों से कम्युनिस्ट सत्ता से चले जाएंगे? लक्षण ऐसे हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी उस तरह से बहुत मोमेंटम नहीं बना पाई, तो क्या वो मोमेंटम बन पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और फिर मैं कह रहा हूं, कांग्रेस और भाजपा दोनों कितना वोट काटते हैं उससे बहुत कुछ तय होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी जो लक्षण दिख रहे हैं कि वो अपनी स्थितियां कुछ ठीक करेगी, 5 से 10 के बीच में सीटें वो ला सकती, लाएगी तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर केरलम की विधानसभा में 4-5 लोग भगवा पहने हुए जाएंगे तो। पुडुचेरी भी वही हाल है, कांग्रेस बनी, लेकिन उसके बाद 69 में जो DMK आई, तो फिर DMK, AIDMK, DMK, कांग्रेस DMK, कांग्रेस 2011 में AIDMK। अच्छा, यहां हमेशा मत प्रतिशत बहुत अच्छा रहा, 77 में 80% हुआ था, उसके बाद लगभग 78, 79, 82, 85, 83, 80, 85, तो इसलिए कोई बहुत चौंकाने वाला नहीं है। 2006 में भी कांग्रेस, 11 में AIDMK, 16 में कांग्रेस प्लस DMK गठबंधन, और 21 में NRC कांग्रेस, N रंगास्वामी कांग्रेस और BJP, 81% मत पड़ा था। 26 में ये, तो क्या ये भी एक उसी के साथ जाने वाले हैं? तो यहां तो 30 ही विधानसभा है, तो 15-15 में जाते हैं। तो अब देखना यही होगा कि क्या स्थितियां बनती है। अच्छा, 21 में अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी वो 60 सीटों पर लड़ी थी, उसको 33.2% मत मिला था, और कांग्रेस 29 सीटों पर लड़ी थी। अच्छा नहीं, भाजपा को 60 सीटें मिली थी और 33.2% मत था, और कांग्रेस को 29 सीटें मिली थी, 29.7% मत था, और अन्य वो 37% वोट ले गए थे। तो एक तरह से कहें कि जो स्थिति है उसमें मोटा मोटा साफ दिख रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत मजबूती से काबिज हो गई है। पिनराई विजयन लगातार 2 बार CM बन चुके हैं, अकेला राज्य है जहां लेफ्ट सत्ता में, और सच में कहूं तो कांग्रेस आती हो आ जाए, लेफ्ट का सत्ता जाना बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी वहां कितनी बढ़ेगी ये भी देखने वाली बात होगी। पिछली बार 4% से अधिक मतों का अंतर था LDF और UDF के बीच में, अन्य ले गए थे 15%, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। पुडुचेरी में से तो 10 में से 7 CM कांग्रेस के ही रहे हैं। पिछली बार जो NDA था वो 41%, और कांग्रेस प्लस DMK जो था वो 33% मत उसको मिला था। तो अब ये भी देखना हो किस तरह से, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो एक चीज तो है कि लोगों का लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ा है। लोगों को लगता है कि लोकतंत्र में हमारी सुनी जाती है। तो ये लोग ये वोटिंग का कहते हैं ना कि वोटिंग में गड़बड़ है, EVM में गड़बड़ है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, इसको जनता एकदम से खारिज करती है। अच्छा देखिए, रंगास्वामी भी हैं, गजब आदमी, बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन बाइक से पोलिंग बूथ पहुंचे थे। छोटा राज्य है तो दूसरे टाइप के नेता हैं, अपना बढ़िया है जो है। तो ये तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जो सत्ता के साथ ये तीनों राज्य जा रहे हैं, लगभग ऐसा दिख रहा है कि सत्ता के साथ जा रहे हैं। कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। अब हो सकता है कि कोई ऐसा अंदर खाने कुछ चीजें चल रही हों, लेकिन ओवरऑल कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।